बिहार की खास पेशकश नेशन न्यूज नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज हम आप सबको एक ऐसे कलम के जादूगर से रूबरू कराएंगे जिन्होंने साहित्य की सतरंगी दुनिया में कल्पनाओं की बैसाखी का कभी सहारा नहीं लिया, बल्कि जो जीते थे वही लिखते थे। उन्हें आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है, मगर अदब की दुनिया से वास्ता रखने वालों के बीच इनका कैनवास इतना बड़ा था कि देखते देखते करोड़ों लोग उनके दीवाने हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनका गांव उस वक्त पूर्णिया जिले में हुआ करता था। रेणु जी की शिक्षा भारत और नेपाल के मुख्तलिफ विद्यालयों में हुई। 1942 में वह भारत की आजादी को लेकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद के दिनों में रेणु जी 1950 ईस्वी में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन के हिस्सा भी बने और नेपाल में जनतंत्र की स्थापना में अहम भूमिका भी निभाई। उनकी तबीयत जब नासाज चलने लगी और जब वह गंभीर रूप से बीमार हुए, तब उनका झुकाव लेखन की तरफ हुआ। रेणु जी की लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती थी। हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से उन्हें ख्याति मिली। मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में फिल्म बनी और प्रसिद्धि के उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी बेमिसाल लेखनी की वजह से साहित्य की दुनिया में आज भी रेणु जी वाबस्ता हैं और आज भी करोड़ों लोग उन्हें चाहने वाले हैं। वो जमाना एक अलग तरह का था। रेणु जब भी घर में आते थे तो घर पर ही उनका पूरा निवास, क्योंकि फॉरबिसगंज से उनका गांव 8 किलोमीटर दूर था और यहाँ से स्टेशन से उनको ट्रेनें पकड़नी पड़ती थी कहीं जाने के लिए। तो हमेशा घर में आते थे, रुकते थे, फिर 2-4 दिन रुकते थे, फिर जाते थे। इसलिए हम लोगों के परिवार से कुछ समाजवादी लोग शुरू से इकट्ठे रहते थे। ये समाजवादी पार्टी जेल भी गए शुरू में, वहाँ पर दूजदेनी जी और शिशिर बहादुर से इनकी मुलाकात हुई। वहीं से इनका साहित्यिक रूप शुरू हुआ। उसके बाद जब 42 से 46 में जो छूट के आए तो यहाँ जितने समाजवादी थे उनके साथ इनके भी इकट्ठे होने से हमारे घर में इनका आना जाना शुरू हो गया और फिर इनकी मित्रता हम लोगों से बढ़ती गई और एक परिवार के सदस्य जैसे हो गए थे। बात है अंडरग्राउंड मूवमेंट में जब 42 का था, उसमें जयप्रकाश जी लोहिया जी हमारे भाई साहब के दोस्त थे, इसलिए यहाँ पर रुके और कलकत्ते में भी हमारे घर पर रुके। बाद में उन लोगों का हमेशा जब भी छुट्टियाँ होती थी, जयप्रकाश जी लोहिया जी ये लोग यहाँ आते रहते थे, समय बिताते थे। कर्पूर जी भी बाद में आते थे, लेकिन असली ये लोग तो फिर नेपाली कांग्रेस के लोग जब अंडरग्राउंड में थे फिर तो वो लोग भी यहाँ हम लोगों में से संबंध था, क्योंकि विराटनगर एकदम हम लोगों के घर से 8 किलोमीटर दूरी था। तो पॉलिटिकल परिवार होने के कारण हमारे बड़े भाई साहब पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे बाद में, और शुरू में वो साहित्य में बड़ा इंटरेस्ट है। अखबार एक जन नाम का निकालते थे लोहिया, उसका संपादकत्व भी उन्होंने किया। तो उनके संबंध सब लोगों से थे। तो समाज जो नेपाली कांग्रेस के नेता लोग थे, कोइराला बंधु, उनसे हमारे पिताजी के संबंध थे। बाद में उनके लड़कों से जय मातृका बाबू, विशेश्वर बाबू यहाँ के रहते थे, और जो नेपाल से उनको निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया उनके परिवार को, तो वो लोग 6-6 महीने यहाँ रहे थे। और बाद में जब जयप्रकाश जी लोहिया जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने सोचा कि वहाँ कुछ किया जाए। तब वो आर्म्ड रिवोल्यूशन की चर्चा हुई जो 51 में जाके कंप्लीट हुई। उस समय हमारे घर पर ही उनका आर्मी हेडक्वार्टर बन गया था, और यहीं से बर्मा से उस समय 2 प्लेन लोड जहाज हथियार के लेके आए, क्योंकि बर्मा में उसमें यून्यू की सरकार थी जिसके डॉक्टर लोहिया से बहुत अच्छे संबंध थे। तो डॉक्टर लोहिया के कहने से उन्होंने नेपाल की क्रांति के लिए हथियार देना मंजूर किया। फिर हमारे एक दोस्त थे भोला चटर्जी, पुराने सोशलिस्ट थे, वो गए और महावीर शमशेर की नेपाल एयरवाइज थी, उसमें वो जाके 2 प्लेन लोड लाके हथियार लेके आए, जो कि हमारे मील के ग्राउंड में ही उतरे, क्योंकि अंडरग्राउंड उतारना था। यहाँ हमारे लोगों का चौताल बहुत बड़ा था, उसी में उतरे और यहाँ से हथियारों की फिर सप्लाई नेपाली कांग्रेस के लोगों को सिखाया भी जाता था। और फिर वो लोग जाके आर्म्ड रिवोल्यूशन 51 का हुआ, उसमें राणा को हटाया गया। तो अभी बड़ा फर्क है।
विचारों का फर्क आया है समय के बहुत अंदर? जबरदस्त। अब तो मतलब विचार रहे ही नहीं ना, विचारों की अब तो एक तरफा मामला हो गया है, आप किसी से बात नहीं कर सकते। और अब राजनीति पहले परिवारों से जुड़ी हुई नहीं रहती थी, अपने लोग अलग तरह के लोग 10 तरह के लोग रहते थे। एक आदमी हर दिन कोई ना कोई सोशलिस्ट यहाँ रहता था कि आज हमको जाना है, पटना जाना है, हमको 15 रुपया दीजिए, टिकट खरीदे। लेकिन आज के दिन तो वही लोग हम लोगों को पैसा दे सकते हैं, इस स्थिति में आ गए। पहली दफा हमने देखा कि हमारी लड़की की शादी थी तो उसमें रामविलास पासवान ने उसको एक अंगूठी दी पहनने को, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जिन लोगों को 500 रुपए की टिकट के लिए करते थे, आज वो लोग इतने पैसे वाले हो गए कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत अंतर आ गया है। परिचय दें अपना। मैं विद्यासागर गुप्ता मेरा नाम है और ये हमारा परिवार व्यापार है। राजस्थान से करीब 100 वर्ष पहले हम लोग आए, फॉरेस्ट में बसे, पहले छोटे से काम शुरू किया, फिर एक राइस मिल लगाई जिसमें हम लोग रहते हैं। और राइस मिल एक ज़माने में बिहार की सबसे बड़ी राइस और ऑयल मिल थी और उसी समय 42 मूवमेंट के पहले से शुरू हो गया था। तो 42 में जब जयप्रकाश जी नेपाल से भागे तो यहाँ आए सबसे पहले। फिर भाई साहब को बोले कि हम जा रहे हैं कलकत्ता, लोहिया जी तो बोले तुम कलकत्ता आओ, हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। तो राइस मिल क्या अभी बंद है? अभी राइस मिल हमारी बंद हो गई। अभी तो सरकार की नई नई योजनाएं हैं, तो उसमें राइस मिल क्यों नहीं? हमारे यहाँ लड़के जो काम करते थे, हमारे बड़े भाई काम देखते थे, बिरजू बाबू, उनकी डेथ के बाद उनका लड़का IIT से इंजीनियरिंग किया, उसने एक नया प्लांट भी डाला। लेकिन फिर वो बोला कि हमको सर बोला नहीं जाता है या घूस दिए बिना काम नहीं होता, हमसे काम नहीं होगा। तो वो मसूरी जाके अपनी एक संस्था कायम की उसने, सिद्ध सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिमालयस, और वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का काम शुरू किया उसने। धन्यवाद। उसके रसगुल्ले बहुत नामी थे, उसमें ले जाते थे। कलकत्ते आते थे तो उनको पता रहता था कौन से चाइनीज फूड कहाँ अच्छा मिलता है, तो वो हम लोग जाते थे। रामकृष्ण मिश्र भी जाते थे, रामकृष्ण के वो चेले थे। ये सब चलता रहता था। यहाँ पे ये बातें थे, हम लोग उनके एक दोस्त थे सरजू मिश्रा, जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे, उनके घर पर पोखर पर मछली बनती थी, वो खाने उनके बहुत शौकीन थे मछली के, तो रेणु जी के लिए मछली बनती थी वहाँ। हम लोग दही मछली सरजू बाबू के यहाँ बहुत खाए हुए हैं। तीसरी कसम भी बनी थी। हाँ, तीसरी कसम बनी। जलालगढ़ से लेके यहाँ तक का वो पूरा एक कांडवा चला था, तो तीसरी कसम का यहाँ बनना और आज बिहार की जो स्थिति है, कैसे उस पर आप क्या कहेंगे? बात है उस समय बहुत दूसरी तरह का समय था वो एक। अभी तो बहुत बदल गया, लोग जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है। उस समय बहुत मंदिर गति से चलते थे, जो आता था वो रुकता था। तीसरी कसम बनी तो यहाँ पर सब रहते थे, कुछ लोग राज कपूर भी रहे, बाद में जो दूसरी डॉक्टर बाबू बने उसमें भी वो कौन था एक्टर है हीरो, वो लोग भी आके रहे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।